चाहते कुछ और थे वो पूरा नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है आप यही कहोगे कि जो मेरा टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ, एंड इसी को फेलियर बोलते हैं कि गेट में कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। लेकिन जो टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है उसको और इन डेप्थ जाके देखना होता है, उसकी सभी वैरायटी कवर करनी होती है, क्योंकि क्या पता क्या पूछ ले, क्योंकि वो दिल के करीब है ना टॉपिक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज का सेशन है कुछ खास, क्योंकि हम जो बातें करने वाले हैं ये आपकी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत काम की बातें हैं। क्योंकि गाइस, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो गेट पहली बार दे रहे होंगे, और काफी लोग ऐसे होंगे जो पहले दे चुके होंगे लेकिन कहीं अटक गए। तो माय डियर, कुछ मिस्टेक्स थी जिन्होंने आपको पीएसयू नहीं जाने दिया, कुछ मिस्टेक्स थी जो आपको आईआईटी तक नहीं ले जा पाई, कुछ मिस्टेक्स थी जो आपको गेट क्वालिफाई नहीं करा पाई। तो ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस देखो, जब आप गेट की प्रिपरेशन करते हो तो इस जर्नी में दो तरह की गलतियां होती हैं। एक ड्यूरिंग द जर्नी जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, दूसरी टाइप की मिस्टेक्स होती है जो एग्जाम टाइम पे होती है। और दोनों में से कोई भी तरह की मिस्टेक अगर आप करते हो तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हो, ये तय है। ठीक है, देखो एक चीज होती है, हो सकता है कोई बच्चा आईआईटी पहुंच जाए, तो अगर उसका ड्रीम पीएसयू था तो इसको फेलियर ही बोलेंगे भाई। ऐसा नहीं कि मैं चाहता था पीएसयू आईआईटी पहुंच गया तो आईआईटी अच्छी चीज है, नो डाउट आईआईटी इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर आप चाहते कुछ और थे, वो पूरा नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है आप यही कहोगे कि जो मेरा टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ, एंड इसी को फेलियर बोलते हैं। तो गाइस, हम बात करेंगे मिस्टेक्स की, कौन कौन सी किस किस तरह की मिस्टेक्स होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द रैंक जो होते हैं वो इसलिए लॉस हो जाते हैं क्योंकि वो गलतियां करते हैं, इसलिए नहीं कि उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, टेस्ट सीरीज में उनके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे होते हैं, और एग्जाम डे में कुछ हो जाता है कि वो नहीं मार्क्स ला पाते। दैट इज बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। समझ पा रहे हो? तो दोनों तरह की मिस्टेक्स की बात करेंगे। और मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा एक चीज की, एक मिथ होता है हमारे अंदर कि गेट में कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। अरे भाई, डाटा रिपीट नहीं होता। अगर हर साल गेट हर सब्जेक्ट से नए ही क्वेश्चन पूछेगा तो कोई भी बच्चा कैसे स्कोर कर पाएगा, अगर उस टाइप का हमने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। तो माय डियर, 50% से ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की इमेजेस होती है, मिरर इमेजेस होती है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उसमें सिर्फ डाटा ही अलग होता है, करना वही काम होता है जो आपने पिछले वाले में किया है। तो इसीलिए इस मिथ को एकदम भूल जाना। इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो माय डियर, जो सबसे पहली मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, वो है स्टार्टिंग विदाउट एनालाइजिंग द सिलेबस। वो देखते नहीं सिलेबस क्या है, वो देखते नहीं सिलेबस। जैसे अभी सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे वाइब्रेशंस आप पढ़ने लगे। पहले सिर्फ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होता था, पहले अगर कोई मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के क्वेश्चंस कर रहा है वो टाइम वेस्ट है। तो आपको सिलेबस को एनालाइज करना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से कम पूछा जाता है। एक मिनिमम तरीके से तो सबको ही कवर करना होता है, लेकिन जो टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है उसको और इन डेप्थ जाके देखना होता है, उसकी सभी वैरायटी कवर करनी होती है, क्योंकि क्या पता क्या पूछ ले, क्योंकि वो दिल के करीब है ना टॉपिक। तो माय डियर, स्टार्टिंग विदाउट एनालाइजिंग द सिलेबस। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, इसलिए जब भी मैं कोई भी सब्जेक्ट शुरू करता हूं, मैंने भी मशीन डिजाइन शुरू किया तो आप देखो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया है कि हम किस फ्लो में जाएंगे, कौन सा टॉपिक पहले कौन सा बाद में, कैसे पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक का किसके साथ क्या लिंक है, वो सारी बातें। तो फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टार्टिंग विदाउट एनालाइजिंग द सिलेबस। इसका सॉल्यूशन क्या है? लेकिन माय डियर, सॉल्यूशन है अपने सिलेबस को टॉपिक वाइज बांट ले, चेकलिस्ट बना ले, प्रीवियस ईयर्स को वेटेज को ध्यान में रखते हुए स्कोरिंग एरियाज को पहले करें। एंड थर्ड थिंग इज सेट माइलस्टोन वीकली और मंथली। अपने सिलेबस को जब बांट रहे हो तो वीकली मंथली टेस्ट रख लो, टेस्ट के बहाने वो सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ोगे और देखोगे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। सेकेंड थिंग इज जंपिंग बिटवीन टू मैनी बुक्स एंड सोर्सेज। बहुत सारे बच्चे मल्टीपल सोर्सेज में डील करते हैं, एक ही सब्जेक्ट के लेक्चर 3 टीचर से देख लिए, 4 टीचर से देख लिए, बुराई नहीं है उसमें कोई, लेकिन ये चीज स्टूडेंट लेवल पे करना कई बार हानिकारक हो जाता है। कई बार हमारी क्रैशिंग हो जाती है, हम कहीं कोई चीज सीख रहे होते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहां समझाने का तरीका अलग होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि बीइंग स्टूडेंट, हर स्टूडेंट उतना मैच्योर नहीं होता कि उस चीज को एज अ नॉलेज और इंफॉर्मेशन ही सिर्फ ऐड कर पाए।
समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए कोशिश करो कि स्टिक टू वन टीचर फॉर वन सब्जेक्ट ओनली। एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर्स यूज करना इज नॉट ए गुड आइडिया। इसमें फ्लो का गड़बड़ हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। समझ पा रहे कि नहीं? और हर एक का कोई ना कोई वे होता है, तो वो वे पूरा आपके अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा फिर, और आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो पहले डिसाइड कर लो ना यार, क्यों डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, क्यों यूट्यूब पे मैराथन अवेलेबल है। मैराथन देख लो कैसा पढ़ाते हैं, वो उसका ट्रेलर ही तो है, फिर फुल मूवी के लिए कोर्स है ही पढ़ा। यस और नो? यस और नो? सोर्सेज में कभी हमने इस पब्लिकेशन की पीवाईक्यू उठा ली, कभी उस पब्लिकेशन की उठा ली। भाई पीवाईक्यू की एक ही बुक लो, पीवाईक्यू वही रहेगा, किसी भी पब्लिकेशन का ले लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज नो डाउट, वो आप जितनी ज्यादा लोगे उसमें बेनिफिट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी पहले एक टेस्ट सीरीज जो आप जहां पढ़ रहे हो वो पूरी करो, उसके बाद दूसरी उठाओ। तो अगर हम बात करते हैं, जंपिंग हेयर एंड देयर ऑलवेज इज नॉट ए गुड आइडिया। स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म, फॉलो दैट प्रॉपरली, स्टिक टू। और पढ़ा भले 3-4 टीचर से रहोगे, किसी एक टीचर को आप एज अ मेंटर यूज कर सकते हो, हम सब अवेलेबल रहते हैं, जिस पे आपको भरोसा हो उसकी मेंटरशिप में काम करो, उसको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दो, हर वीक एक बार बात कर लो, 15-20 दिन में, महीने में बताते रहो, सर मैं यहां पहुंचा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। टेक एडवाइस, फॉलो दैट एडवाइस प्रॉपरली। थर्ड थिंग, स्किपिंग द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ मास्टरिंग देम। देखो होता क्या है, हम हमेशा, हमारा जो माइंडसेट होता है वो ये रहता है कि जो चीजें हमें आसान लगती रहती है वो पहले कर लेते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि एग्जाम से कुछ दिन पहले नया टॉपिक पढ़ने का दिल ही नहीं करता है, और मुश्किल का तो बिल्कुल नहीं करता है। तो मुश्किल टॉपिक्स पे मास्टरिंग करने का समय अभी है। पेपर से 2-3 महीने पहले तो जो पढ़ा होगा ना, सिर्फ वही रिवाइज करके टेस्ट देने का मन करेगा। कम से कम 1.5-2 महीने तो मान ही लो, मतलब दिसंबर 15 तक जो नया और मुश्किल करना है कर लो। उसके बाद मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पढ़ोगे तो कोई श्राप लग जाएगा, मैंने खुद 15 जनवरी तक सिलेबस पूरा किया था। लेकिन जैसा मैंने कहा, कोशिश वैसी होनी चाहिए। और मुश्किल टॉपिक्स पहले कर लो, मुश्किल टॉपिक अभी हो जाएंगे, अभी समय है। उस समय पे पेपर सामने दिखता तो ये लगता है कि ये तो छोड़ ही दे अब। जैसे अगर आप में से किसी को टॉम मुश्किल लगता तो अभी पढ़ लो टॉम भाई, एमडी पढ़ लो अभी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, जो मुश्किल टॉपिक है उसको छोड़ने के बजाय मास्टरिंग करें, क्योंकि हमें अगर पीएसयू जाना है तो छोड़ने का कोई स्कोप ही नहीं है किसी चीज को, ठीक है। तो इसका टारगेट क्या है? इज इट यस? तो वीक सब्जेक्ट, जो हमारे सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जो हमें ऑलरेडी आते हैं, वो तो हम पेपर से 15 दिन पहले पढ़ेंगे तब भी हो जाएंगे, और वो क्योंकि हमारा पढ़ने का मन करता है तो हम जल्दी भी कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है, टैकल वीक सब्जेक्ट्स अर्ली, यूज वैरिड रिसोर्सेस, लेकिन स्टिक टू वन टीचर, ठीक है। वीक टॉपिक को सेपरेटली करके ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इज, जो अगली मिस्टेक होती है, दैट इज क्रैमिंग फॉर्मूलाज इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। बिना फॉर्मूला सीखे समझे फॉर्मूला याद कर लेना, बिना कॉन्सेप्ट सीखे हुए फॉर्मूला याद कर लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मूले टिप्स पे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता इनको यूज कैसे करना है। ये कुछ वैसा ही है कि आपको हथियार दे दिए जाए और चलाना ना सिखाया जाए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो वो हथियार जो आपको चलाने नहीं आते वो किसी काम के नहीं है। वो बुक में लिखे हुए फॉर्मूला और वो आपको याद हुए फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है। तो उनको सीखने का तरीका पहले कॉन्सेप्ट, क्योंकि गेट एक कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फॉर्मूले खाली याद करके नहीं हो सकती चीजें। हाँ, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, बिना फॉर्मूले के भी काम नहीं चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। आप कॉन्सेप्ट आते हुए कम फॉर्मूले भी ले गए तो कुछ नंबर आ जाएंगे, बिना कॉन्सेप्ट के सारे फॉर्मूले भी ले गए तो कुछ नहीं आना, नेगेटिव लेके आओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, और उसके लिए हमारी क्लासेस होती है। आप क्लासेस में कॉन्सेप्ट सीखते हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट इज सोल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर ओनली वंस। कुछ बच्चे बस एक बार पीवाईक्यू सोल्व करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 10 बार करो, लेकिन पहली बार करते हुए जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको सर्कल कर लो, दूसरी बार सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करो, तो टाइम 1/10 से भी कम लगेगा। और तीसरी बार सिर्फ वही क्वेश्चन करो जो दूसरी बार अड़े थे, अब शायद 1/50 टाइम ही लगेगा। बस इतना कर लोगे, पीवाईक्यू में कोई चिंता वाली बात नहीं। और पीवाईक्यू रटने नहीं होते कि इसका आंसर ये और उसका आंसर वे, ये देखना होता है ऐसा आए तो कैसा करना है। प्रिपरेशन जो होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो एक ट्रेनिंग होती है
कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर मुझे ऐसे करना है, ये चीज सीखनी होती है। तो जो इसके अंदर फिक्स कैसे करेंगे, PYQs को प्राइमरी सोर्स ऑफ एग्जाम पैटर्न मान के चलना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप सोल्व करो तो उसके बाद रिविजन्स के लिए जैसा मैंने कहा 2-3 बार करेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट माय डियर इज टेकिंग टू फ्यू मॉक टेस्ट। कई बच्चे टेस्ट सीरीज शुरू ही नहीं करते कि सिलेबस पूरा हो जाएगा तब करेंगे, और पूरा होने में दिसंबर जनवरी हो गई तो फिर कहते हैं अब सर कब करेंगे, अब तो पेपर के लिए रिवीजन ही कर लेते हैं सर। तो यार देखो टेस्ट सीरीज में बहुत सारे टेस्ट आते हैं, खत्म हो जाए तो एक और टेस्ट सीरीज खरीद लो यार, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, पहले एक पूरी कर लो अगर आपको ऐसा लगता है। वैसे तो मेरा मानना है एक ही पूरी नहीं होती है बच्चों से। तो अभी आप जैसे ही आपके सब्जेक्ट्स होते जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते रहो देते रहो देते रहो। जहां 5 सब्जेक्ट हुए फुल लेंथ देनी चालू। पहले यार पेपर में जब आप पहली बार आप दे रहे होगे, पहली बार वैसे भी 100 नहीं आने चाहिए, पूरा सिलेबस कर रखा हो, तो बेटर है जाओ ही 5-6 सब्जेक्ट के साथ। एक तो इससे आपको 3 घंटे बैठने का पेशेंस मिलेगा, दूसरा क्योंकि आपने 5-6 सब्जेक्ट ही कर पाए होंगे तो उन्हीं क्वेश्चंस को देखोगे तो नई नई चीजें दिमाग में आएंगी, उनको लेके आपको पता लगेगा कि वो आपको किस हद तक आते हैं, सोचने का आपका दायरा बढ़ेगा। और उसके बाद सब्जेक्ट बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 20-25 फुल लेंथ टेस्ट दे तो मजा ही आ जाए। 20-25 में ज्यादा बोल रहा हूं हालांकि, लेकिन ये हो सकता है अगर आप सितंबर से शुरू करो, नहीं तो 15 तो कम से कम दो, और लास्ट डिजिट में 10 बोलता हूं, 10 तो देने ही चाहिए, ठीक है। बट हाँ ऑब्वियसली इट इज नॉट दैट इजी, पर जितने ज्यादा दोगे पेपर उतना ही आसान लगेगा, ठीक है। और 10, 15, 25 जो मैं बोल रहा हूं ये भी आपको ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन अगर आप सितंबर से चालू करोगे तो पहले हर महीने 4, मतलब हर हफ्ते 1, फिर अक्टूबर के बाद हर हफ्ते 2, फिर जनवरी में तो हर दूसरे तीसरे दिन दो ना यार, सिलेबस तो पूरा हो ही चुका है। दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी, ठीक है। नहीं तो जैसा मैंने कहा मिनिमम 10 नंबर तो रखना ही, 10 तो रखना ही। नेक्स्ट मिस्टेक इज पोस्टपोनिंग रिवीजन, कल कर लूंगा। तो इसीलिए मैंने कहा रेगुलर इंटरवल्स पे टेस्ट खुद के लिए शेड्यूल कर लो। टेस्ट सीरीज तो आजकल अवेलेबल होती है, तो पहले दिन से ही सारे टेस्ट ओपन होते हैं। तो आप सोच लो कि इस हफ्ते मेरे को इस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, तो उसके बहाने रिवीजन भी हो जाएगी। क्लियर। 8वीं है पुअर टाइम मैनेजमेंट एंड केयरलेस एरर ऑन द एग्जाम डे। ये तब होती है जब हमने टेस्ट कम दिए हुए होते हैं। अगर आप टेस्ट को पेपर समझ करके दोगे, टेस्ट को टेस्ट समझ के नहीं दोगे, तो पेपर भी एक टेस्ट बन जाएगा। आप टेस्ट में इतने सीरियस हो जैसे यही गेट का पेपर है, तो आप इतनी बार जब वो टेस्ट दोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी, तो पेपर आपको टेस्ट जैसे ही लगेगा, ना कोई टेंशन होगी, ना उस प्रेशर के कारण कुछ नंबर कम होंगे। आपने देखा होगा रोहित शर्मा जी हर बार स्पीच में बोलते हैं कि जो हमारा फाइनल या सेमीफाइनल होता है वो बहुत प्रेशर मुकाबले होते हैं, और उसमें अगर हम एक हाई स्कोर पहली बोर्ड पे टांग दें तो हमारे लिए जीतना आसान हो जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, वही मैं कहना चाह रहा हूं। अगर समय कम है, अगर टेस्ट में हम इस तरीके से करते हैं कि फाइनल पेपर ही है, देन यू वुड बी हैविंग दैट हैबिट। कितनी बार पेपर में बैठ चुका हूं, तो आपको एक पेपर टेस्ट जैसा लगेगा, प्रेशर होगा ही नहीं। इट विल बी लाइक ए नॉर्मल गेम। समझ पा रहे हो कि नहीं? आपके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट माय डियर, ये 8 मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई, दीज 8 मिस्टेक्स आर गोइंग टू मेक योर प्रिपरेशन बैड ओनली। तो अगर आप इन 8 चीजों पर काम करो तो आप अपनी मनचाही जो आपकी रैंक है या पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप स्कोर कर सकते हो गेट के अंदर। तो यही मेरी गाइडेंस है आपको गेट 2027 को लेकर के, ठीक है। 27-28 आप जब भी गेट देने वाले हैं, तो गाइज इन चीजों को फॉलो करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। मेरा नंबर मैं कई बार देता हूं, अभी भी दे रहा हूं। जिन लोगों को भी स्टडी मटेरियल चाहिए हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो, PYQs, ये सब मैं प्रोवाइड करा देता हूं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो। मैकेनिकल बाय धीरज सरदाना को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल है, और मिलते रहेंगे। और एग्जाम की बात करें तो एक ही टैगलाइन है हमारी, लेट्स क्रैक इट। गुड बाय फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस, लेट्स मीट अगेन। और आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी कर सकते हो जो YouTube पे ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। और मैं आपको बता दूं आज ऑफर का भी लास्ट दिन है, तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो अभी भी टू लेट नहीं हुआ है, अभी भी आपको लास्ट लाइव बैच में एंट्री मिल सकती है। सो गुड बाय फॉर दिस सेशन।